हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ संदेश शासक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके आपको वीडियो मिलती रहेगी जिसमें कि मैं आपको जो आपके पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की जो वीडियो है वो बनाती रहूंगी और आपको देती रहूंगी। अभी के लिए पेपर 1 मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन और जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो फिलहाल के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको लास्ट में ये टिप भी दूंगी कि आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से करके आना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, अब्दुल रहमान द्वारा अपने दूत काव्य संदेश रासक में किए गए ऋतु वर्णन पर प्रकाश डालिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आपको संदेश रासक से क्वेश्चन मिलता है तो आपको इस वाले आंसर पे ध्यान देना है। किस तरीके का क्वेश्चन आता है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि संदेश शासक जो है वो दूत काव्य है। ठीक है, दूत काव्य है, इसमें अगर आपसे ऋतु वर्णन को लेकर कुछ भी पूछा जाता है कि किस तरीके की ऋतु का वर्णन हुआ है, या जो अब्दुल रहमान है उन्होंने जो ऋतु वर्णन किया है उसके बारे में बताइए, या संदेश शासक में किस तरीके का ऋतु वर्णन किया गया है, मतलब आपको सिर्फ इतना फोकस रखना है कि आपसे अब्दुल रहमान का नाम लेके या संदेश शासक का नाम लेके अगर ऋतु वर्णन पूछा जा रहा है तो आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन का जो मतलब आपको लगता है कि ये वाला आंसर अगर दूसरे किसी क्वेश्चन में फिट हो सकता है तो आप वो भी इसे फिट कर सकते हैं, वहां पे भी आप लिख सकते हैं। तो आप आंसर्स को अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो बुक है संदेश शासक, इससे मोस्टली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बस आपको 2 ही क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ठीक है, और अब्दुल रहमान के बायोग्राफी से रिलेटेड यानी कि उनके जन्म वगैरह से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उनके परिचय वगैरह नहीं पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे संदेश शासक पर ही निर्भर है, मतलब संदेश शासक पे ही है। ठीक है, और संदेश शासक से यही क्वेश्चन आएगा। और जो इसके क्वेश्चन आते हैं याद रखिएगा, इसका जो क्वेश्चन है संदेश शासक का वो कभी भी लॉन्ग नहीं आता। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा जाता है, आपसे ऑलवेज शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप इसकी जो तैयारी करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। संदेश रासक के कवि अब्दुल रहमान ने ऋतु वर्णन की परंपरा का उपयोग नायिका के विरह को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो विरह वर्णन है, ठीक है, उसके लिए ऋतु वर्णन का प्रयोग किया गया है। यानी कि जब नायिका अपने नायक के जाने से दुखी होती है, विरह में होती है, दुख में होती है, तो उस चीज को दर्शाने के लिए ऋतु वर्णन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा कि आपने जब जायसी का नागमती वियोग वर्णन पढ़ा तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जायसी के नागमती वियोग वर्णन में, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, 12 मासे का वर्णन किया। 12 मासा में क्या है, ऋतु ही तो है ना। उन ऋतुओं के द्वारा ये वर्णन किया गया है कि इस समय जो नागमती है वो क्या फील कर रही है, ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी नायिका क्या अनुभव कर रही है, क्या महसूस कर रही है, इस चीज को दिखाने के लिए अब्दुल रहमान ने क्या है, ऋतु वर्णन, मतलब ऋतुओं का वर्णन जो है उसकी तुलना की है नायिका के विरह से। ठीक है, तो उसे किस लिए अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने से क्या मतलब है कि उसका जो उदाहरण है जब हम वो देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक फील आता है, एक आपको पता चलता है क्योंकि आपने हर ऋतु का अनुभव किया होता है, आपने हर ऋतु को जिया है। ठीक है, तो उसके बारे में आप जानते हैं। तो जैसे ही आप उस ऋतु से उस विरहिणी की तुलना करोगे, ठीक है, उस नायिका की तुलना करोगे, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि इस समय उसके जो दुख है वो किस सीमा पर है, कितना अपार है वो। ठीक है, आगे देखिए, विरहिणी के पति ने अपने घर से परदेश खंभात के लिए ग्रीष्म ऋतु प्रयाण किया है। यानी कि विरहिणी का जो पति है यानी कि जो नायक है उसने अपने घर से वो परदेश गया है, कब, ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मियों के समय में। पथिक से यह पूछने पर कि तुम कितने दिन से विरह अग्नि में जल रही हो, ठीक ग्रामीण स्त्रियों की ही भांति वह वियोगिनी उसे ग्रीष्म ऋतु को जल जाने और मलय पवन को सूख जाने का श्राप देती है। इसके बाद उसने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन आरंभ किया। ध्यान दीजिए कि क्या कहा गया है कि जब यहाँ पे पथिक है, देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो है नायक,
ठीक है, एक है नायिका और एक है पथिक। ठीक है, सिर्फ इन तीन का ही वर्णन यहाँ पर किया गया है, नायक, नायिका और पथिक, इसका आपको ध्यान रखना है। उसमें देखिए तो यहाँ पे जो पथिक होता है, जिससे कि नायिका ये कहती है कि तुम यहाँ से आ रहे हो, उसमें दिशा की बात की गई है कि अगर आप वहां से आ रहे हो और इस दिशा में जा रहे हो, यहाँ पर ही मेरा पति गया था, यानी कि जो मेरे प्रिय हैं वो इस दिशा में ही गए थे, अगर वो आपको मिले तो आप उन्हें मेरा ये संदेश दे देना। यही तो है संदेश वाचक। ठीक है, तो यहाँ पे जो पथिक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके में जो लगा हुआ है प्रथम प्रक्रम लगा हुआ है। ठीक है, प्रथम प्रक्रम है तो आपने ये वाला ना पढ़ा नहीं है प्रथम प्रक्रम में। यहाँ पे तो प्रथम जो प्रक्रम है उसमें तो यहाँ पे जो नायक सॉरी अब्दुल रहमान है, उन्होंने क्या किया है फर्स्ट में कि ये बताया है, सिर्फ परिचय दिया है अपना और सब जो अपनी रचना है उसका सबका बताया है। ठीक है, दूसरे और तीसरे में इन दोनों का रोल है। ठीक है, एक तो दूसरे में और एक तीसरे वाले में। ठीक है, इसमें ये रोल है कि नायक, नायिका और पथिक के बारे में इनकी कहानी है। ठीक, तो यहाँ पे ये कहानी आपको नहीं पता है, लेकिन आप इस चीज से थोड़े से समझिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जब नायक चला जाता है तो जो नायिका है वो विरह में जल गई होती है, 1 साल बीत जाता है ना, 1 साल की इसमें कुछ कहानी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पथिक है उससे, यानी कि जो राहगीर है, पथिक कह सकते हैं, राहगीर कह सकते हैं, तो ये जाने वाला है, उससे विरहनी जो है वो कहती है कि मेरे पति से तुम मेरा ये संदेश दे देना। तो यहाँ पे जब नायक ये पूछता है कि तुम्हें कितने दिन हो गए विरह अग्नि में जलते हुए, यानी कि इस दुख में जलते हुए कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है, कितने दिन हो गए, तो वो ग्रामीण स्त्रियों की ही भांति है, ग्रामीण स्त्रियों की भांति, ये को जो आएगा ना ये नहीं आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा है। ग्रामीण स्त्रियों की भांति वह वियोगिनी उसे नहीं है, यहाँ पे भी ये भी कट कर दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, उस ग्रीष्म ऋतु को जल जाने और मलय पवन को सूख जाने का श्राप देती है। मलय पवन कौन सा, ये जो बीनी बीनी मतलब हवा जो चल रही है उसे, और ग्रीष्म ऋतु को जल जाने के लिए कह देती है। उसके बाद उसने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन आरंभ किया। ठीक है, वो क्या कहती है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का वर्णन आरंभ करती है। तो यहाँ पे देखिए ऋतु वर्णन तो है ही, तो यहाँ पे कौन सी ऋतु वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु का। यद्यपि संदेश राशक में ऋतु वर्णन का मूल उद्देश्य विरहिणी के अपार विरह दुख को व्यंजित करना है, किंतु उसके लिए बाहरी प्रकृति का सहारा यथेष्ट मात्रा में लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे उद्देश्य बता दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टोरी नहीं लिखनी है संदेश राशक की। ठीक है, ये बात समझिए कि हमें स्टोरी नहीं लिखनी है, हमसे ये पूछा गया है कि वो ऋतु वर्णन कैसा किया गया। तो ऋतु वर्णन के बारे में हमें सिर्फ ये बताना है कि जो ऋतु वर्णन है उसका उद्देश्य क्या रखा है। अब्दुल रहमान ने जब ऋतु वर्णन किया संदेश राशक में, तो क्या सोच के किया, तो उन्होंने ये सोच के किया कि जो विरहिणी का दुख है, अपार विरह, ठीक है, उसका मतलब ऐसा दुख, असहनीय दुख है उसको जो इस समय उसे व्यंजित किया है, किंतु उसके लिए क्या है, बाहरी प्रकृति का सहारा यथेष्ट मात्रा में लिया गया है। बाहरी प्रकृति क्या, यानी कि प्राकृतिक वर्णन किया गया है, प्रकृति का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, प्रकृति की चीजों को भी यहाँ पर लिया गया है। यही कारण है कि ऋतु वर्णन के अंतर्गत कवि अब्दुल रहमान को प्रकृति वर्णन का भी अवकाश प्राप्त हो गया है। यानी कि यहाँ पे ऋतु वर्णन तो है, ऋतु के साथ साथ प्रकृति वर्णन भी किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऋतु वर्णन के साथ साथ प्रकृति वर्णन पर भी ध्यान दिया गया है। कवि प्रत्येक ऋतु के वर्णन में पहले प्रकृति का उद्दीपन भली भांति चित्रित कर देता है। पहले यहाँ पे क्या किया गया है, प्रकृति का उद्दीपन किया गया है, यानी प्रकृति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके पश्चात वह विरहिणी की विरह दशा की पीड़ा पर प्रकाश डालता है। उसके बाद क्या करा है जो अब्दुल रहमान है, उन्होंने विरहिणी की विरह दशा, यानी कि उसका जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, उस पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति व्यापार नायिका की विरह वेदना की पृष्ठभूमि का कार्य करता है। यानी कि संपूर्ण प्रकृति जो है वो क्या कर रही है, नायिका की विरह वेदना जो है उसकी पृष्ठभूमि पर कार्य कर रही है, यानी उसकी पृष्ठभूमि को दिखा रही है, उसकी वेदना को, उसके दुख को दिखा रही है। ठीक है, जैसे ग्रीष्म ऋतु का तो रूप यह है कि आकाश तल यमराज की जीभ के समान लपलपाता है। ठीक है, क्या होता है, आकाश तल यमराज की जीभ के समान लपलपाता है, यानी कि जो आकाश है और तल है, यानी कि आकाश और धरती क्या है, यमराज की जीभ की तरह लपलपाती है, यानी कि बहुत तपती है, गर्म रहती है। ठीक है, और धरा एक सेकेंड,
और धरा धूप के ताप के कारण तड़तड़ करती है। धरा क्या? धरती। धरती क्या है? धूप के कारण तड़तड़ करती है, यानी कि बिल्कुल जब गर्मी होती है उसमें धूप में क्या है, बिल्कुल एकदम सूख जाती है धरती। ठीक है, बिल्कुल एकदम सूखी और बेजान हो जाती है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ। ऊपर से विघ्नी को इस प्रकार जला रही है कि रात्रि में कमल के पत्तों की सेज पर लेटती है तब भी उसकी पीड़ा दूनी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि विघ्नी का दुख इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा ग्रीष्म ऋतु की तपन उसमें है कि विघ्नी को जो ग्रीष्म ऋतु है इस तरह जला गई है कि अगर वो रात्रि में कमल के पत्तों पर की सेज पे सोती है, यानी कि कमल के पत्तों के बिस्तर पे अगर वो सोए ना तो भी उसकी पीड़ा क्या है, दुगनी हो जाए। रात्रि का समय, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इससे तुलना क्यों की गई है, क्योंकि रात्रि का समय, ठीक है, रात्रि का समय यानी कि रात हो रही है। ठीक है, रात के समय में अगर आप कमल के पत्ते कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, क्योंकि वो ऑल टाइम ना पानी में रहते हैं। ठीक है, तो रात के समय अगर कमल के पत्तों पे आप सो रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको ठंडक महसूस होगी, आपको आराम लगेगा। ग्रीष्म ऋतु का जो आपके ऊपर प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गृहिणी है वो कहती है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ ना तो भी मेरी पीड़ा क्या है, दूनी हो जाती है, यानी कि दुगनी हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश राशक की प्रथम प्रक्रम की कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्रथम प्रक्रम की आपको कथा वस्तु बतानी है, यानी कि देखिए आपने जो प्रथम प्रक्रम में पढ़ा, आपने अब तक जो भी पढ़ा उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे जो संदेश राशक है यानी कि अब्दुल रहमान जो है, कौन? अब्दुल रहमान। आप पहले तो ना नाम याद रखिएगा कि इसके जो लेखक है वो कौन है, अब्दुल रहमान। ठीक है, इन्होंने क्या है, संदेश राशक के जो प्रथम प्रक्रम है यानी कि जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसमें क्या बताया है, क्या कथा वस्तु उसकी दी है। ठीक है, संदेश राशक की प्रथम प्रक्रम की कथा वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। ठीक है, किस प्रकार है कि इस प्रक्रम में 23 छंद है। कितने छंद हैं? 23 छंद है, याद रखिएगा 23 छंद है। कवि बुद्धजनों और नागरजनों को संबोधित करते हुए कहता है कि समस्त सृष्टि के कर्ता को नमस्कार करो, वह तुम्हारा कल्याण दे, तुमको कल्याण दे। यानी कि क्या है, वो बुद्धजनों यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं और नागरजनों, नागरजन कौन? पंडित लोगों को। ठीक है, वो क्या करते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं कि समस्त सृष्टि के कर्ता को नमस्कार करो, वह तुमको कल्याण दे। समस्त सृष्टि के कर्ता कौन? ईश्वर। ठीक है, ईश्वर को नमस्कार करने को कह रहे हैं, यानी कि ये क्या है, मंगलाचरण है। क्या है? मंगलाचरण है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं कि पश्चिम में प्राचीन काल से अत्यंत प्रसिद्ध जो मलेच्छ देश है उसी प्रदेश में मीरसेन नामक तंतुवाय आगर्द उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र अंधेमाण ने, जो अपने कुल का कमल था और प्राकृत काव्य तथा गीत विषय में सुप्रसिद्ध था, संदेश राशक की रचना की। यहाँ पे दूसरे ही छंद में जो अब्दुल रहमान है वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने संदेश राशक की रचना की। ठीक है, और उनके पिता का नाम क्या है? मीरसेन। क्या नाम है? मीरसेन। ठीक है, वो कौन है? तंतुवाय। तंतुवाय है मीरसेन, मीरसेन। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम में। पश्चिम में कहाँ के? मलेच्छ देश के। मलेच्छ देश के रहने वाले मीरसेन जो है उनका एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? अंधेमाण है, जो कि कौन है? अपने कुल का कमल है, यानी कि अपने कुल में अनमोल है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। प्राकृत काव्य और गीत विषय में सुप्रसिद्ध था। प्राकृत काव्य और गीत विषय यानी कि वो उसे गीतों का भी ज्ञान था, साथ ही प्राकृत काव्य का भी वो धनी था, यानी कि उसे प्राकृत काव्य का भी ज्ञान था। उसने क्या किया? संदेश राशक की रचना की। संदेश राशक की जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है भाई? प्राकृत भाषा है, याद रखिएगा। प्राकृत काव्य के धनी थे वो। प्राकृत काव्य के धनी थे, कैसे याद होगा कि वो प्राकृत भाषा जो थी उसमें अपना काव्य लिखते थे। प्राकृत भाषा में ही संदेश राशक की रचना हुई है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो अब्दुल रहमान थे वो प्राकृत काव्य के धनी थे, यानी कि उसमें प्राकृत काव्य अच्छी थी, प्राकृत भाषा उनकी अच्छी थी। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद कवि शब्द शास्त्र में कुशल प्राचीन विदग्धों और कवियों को नमस्कार करते हैं। उसके बाद कवि ने क्या किया कि जो शब्द शास्त्र में विदग्ध कवि हैं उन्हें नमस्कार किया, मतलब जिन्हें शब्द शास्त्र का ज्ञान है ऐसे कवियों को उन्होंने नमस्कार किया। जीवन और जगत से विभिन्न उदाहरण लेकर कवि कहता है, जीवन और जगत से मतलब दुनिया के और अपने जीवन के जो उदाहरण है उसे लेके वो कहते हैं कि बड़े व्यक्ति कोई कार्य करते हैं तो वैसे कार्य के सामान्य जन ना करें। इस बात को कवि प्रकृति के संदर्भ में भी कहते हैं। फिर छंद संख्या 17 में बताते हैं। छंद संख्या 17 देखिए, अगर आपको ये जानना है तो मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक करिएगा। जो छंद संख्या 17 है मैंने पढ़ा रखी है, उसमें वो क्या कहते हैं, जिसके पास जितनी काव्य शक्ति है उसको उसी के अनुसार निसंकोच होकर कविता करनी चाहिए। चतुर्मुख ने कविता की है तो क्या अन्य कवि कविता ना करें। तो ये देखिए, सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे क्या कहा है कि अगर
कोई, यहां से देखिए इधर से, ठीक है, कि अगर बड़ा व्यक्ति यानी कि कोई नाम वाला, कोई नामी ग्रामी व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो क्या वैसा कार्य सामान्य जन को नहीं करना चाहिए? अगर किसी नामी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो क्या सामान्य जन को अधिकार नहीं कि वो कार्य कर दे? ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्यों कही गई है? यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर कोई पंडित, कोई शब्द शास्त्र का ज्ञाता, कोई बहुत पाखंड पंडित अगर काव्य रचना करता है, ठीक है, तो क्या सामान्य जनता को अधिकार नहीं है? मैं सामान्य जनता में आता हूँ, क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मुझे काव्य रचना करनी चाहिए? तो वो इस बात को प्रकृति के संदर्भ में कहते हैं। किसमें कहा है? छंद संख्या 17 में। इन चीजों को याद रखिएगा, प्रथम प्रक्रम के कथा वस्तु को लिखते हुए आपके काम आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छंद संख्या 17 में क्या कहते हैं कि जिसके पास जितनी काव्य शक्ति है, यानी कि जिसे जितना अनुभव है, जिसे जितना काव्य आता है, उसको उसी के अनुसार निसंकोच होकर कविता करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपकी जो काव्य क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाती है। तो अगर आप ध्यान दें कि आप इस समय अगर कविता करना चाहें, कभी कभी होता है कि हम कविता या फिर हम शायरी करना चाहते हैं और कई बार हम तुकबंदी कर भी लेते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको पाखंड पंडित ही होना है, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, किसी चीज का। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, जितना आपको ज्ञान है, अगर उसमें भी आप निसंकोच होकर, यानी कि संकोच बिना करे, बिना शर्माए आप कविता कर सकते हैं, आपको कविता करनी चाहिए। चतुर्मुख ने कविता की, यानी कि सर्वज्ञाता, चारों ओर जिसकी वाहवाही है, जिसे चार मुख से बोला जाता है, यानी कि जिसे सब जानते हैं, सब उसकी वाहवाही करते हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो क्या अन्य कवि कविता ना करें? बताइए। तो कहते हैं कि इसके बाद कवि अपनी विनम्रता प्रकट करते हुए कहता है, विनम्रता यानी कि अपने जो विनम्र भाव है उससे कहते हैं कि त्रिभुवन में ऐसा कुछ नहीं जिसे आप लोगों ने देखा या सुना ना हो। दरिद्रग्रस्त विदग्ध जन जिस प्रकार पाते के अभाव में शत पत्रिका यानी कि कमल पत्र में ही भोजन करके आश्वासन हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरी इस कविता को भी लोग कभी पढ़ ही लेंगे। अब यहाँ पे जो कवि हैं वो विनम्र भाव से कहते हैं अपने लिए कि त्रिभुवन यानी कि तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप लोगों ने देखा या सुना ना हो। दरिद्रग्रस्त यानी कि जो बहुत दरिद्र लोग होते हैं, ठीक है, जिस प्रकार पाते के अभाव में, पाते के अभाव में यानी कि बर्तन अगर उनके पास नहीं है तो शतपत्रिका, शतपत्रिका किसे कहते हैं? कमल पत्ते को, कमल के पत्ते में भोजन करके खुद को आश्वासन दे देते हैं, ठीक है, यानी कि वो पत्ते में, कमल के पत्ते में भोजन करके ही खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार मेरी इस कुकविता यानी कि मेरी इस कुकविता यानी कि बुरी सी, अगर मैंने कविता बुरी भी लिखी है तो मेरी इस बुरी सी कविता को भी कभी ना कभी लोग इसे पढ़ ही लेंगे, ठीक है। वो आगे छंद 21 में कहते हैं कि बुद्धजन और मूर्खजन के सामने मेरी कविता को मत पढ़ना, जो मध्यम कोटि के हैं उनके सामने इसको पढ़ना। कहने का अर्थ है कि बुद्धजन जो बहुत बुद्धिमान है और जो मूर्ख है उसके सामने मेरी कविता को मत पढ़ना, केवल उसके सामने मेरी कविता पढ़ी जाए जो मध्यम कोटि के हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ना तो ज्ञानी है और ना ही बहुत ज्यादा मूर्ख जन है। आगे देखिए अंतिम दो छंद कौन से? 22 और 23। इसमें कवि अपने ग्रंथ की विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं वो? यह संदेश राशक अनुरागियों का गतिग्रह है, कामियों का मन हरने वाला, मदन के महात्म्य को प्रकाशित करने वाला, विघ्नियों के लिए मकर ध्वज और रसिकों के लिए विशुद्ध रस संजीवन है, इसे सुनो। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं? विशेषताएं बता रहे हैं। अगर जैसे संदेश राशक की विशेषताएं आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, वैसे तो पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपके पास क्या क्या विशेषताएं हैं? अनुरागियों का गतिग्रह, ये हेडिंग डालिएगा, लिख दीजिएगा, और अगर शॉर्ट में आता है तो हेडिंग डालिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं भी कर पा रहे हैं, हेडिंग डाल के आइएगा, वरना हेडिंग डाल के आप अपने अनुसार जो भी आप कहना चाहें इस पे कह सकते हैं, ठीक है। अनुरागियों का गतिग्रह, कामियों का मन हरने वाला, मदन के महात्म्य को प्रकाशित करने वाला, विघ्नियों का मकर ध्वज, मकर ध्वज कौन होते हैं? कामदेव, रसिकों के लिए विशुद्ध रस संजीवन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपके पास एक तरीके से 5 हेडिंग्स हो जाएंगी, ठीक है। वैसे तो ये पूछेंगे नहीं, लेकिन एक चीज है कि आपको विशेषताएं या संदेश राशक की पता होनी चाहिए। ये आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, कहीं पर भी इसे ऐड कर सकते हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती है एग्जाम के लिए।
इस संदेश राशक की रचना अति स्नेह पूर्वक की गई है। यह प्रेम और श्रृंगार की भावनाओं से परिपूर्ण है। इसका अर्थ और लक्षणों को वही विलक्षण अपने भाव में लेख पाता है, हृदयगम कर पाता है, जो श्रुति संग में विदग्ध हो। यानी कि संदेश राशक की जो रचना है वो कैसे की गई है, स्नेहपूर्ण की गई है, यानी कि बहुत ही मन से जो लेखक है उन्होंने इसकी रचना की है। ठीक है, यह प्रेम और श्रृंगार की भावनाओं से परिपूर्ण है, यानी कि इसमें केवल प्रेम और श्रृंगार की भावनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अर्थ और लक्षणों को वही विलक्षण अपने भाव में लेख पाता है, यानी कि इसके अर्थ और लक्षणों को कौन समझ पाएगा, वही जो हृदयगम कर पाएगा, यानी हृदय में बसा पाएगा। कौन? जो सुरती संग में दग्ध हो, यानी कि जिसका मन साफ हो, जो सुरती संग यानी कि कामदेव मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रेम भावना में लीन हो। ठीक है, अगर इसे सही शब्दों में कहूं तो प्रेम भावना में लीन हो। ठीक है, जो सुरती संग विदग्ध हो, मतलब जो प्रेम का अनुभव करता हो। अगर आप मध्यम कोटि के इस व्यक्ति को ये संदेश राशक पढ़ने के लिए देंगे तो वो आराम से इसे समझ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मूर्ख तो इसे समझेगा ही नहीं और बुद्धिमान इसमें कमियां निकाल देगा। तो केवल इसे वही पढ़े जो मध्यम कोटि का है। ठीक है, जो प्रेम का अनुभव करना चाहता है, जो प्रेम का अनुभव करता है। ठीक है, इसी के साथ देखिए यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमारा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगी आपको, वो मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा मुझे एक बात कहनी थी कि अगर आप लोग चाहें तो मैं आपकी लाइव क्लास ले सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहें लाइव क्लास के लिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैं लाइव क्लास देखूंगी कि अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो हम 1 फरवरी से लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो उसमें ज़्यादा अच्छे से हम क्लियरली पढ़ पाएंगे। तो मैं पीडीएफ तैयार कर लूंगी और उसके हिसाब से हम पढ़ लेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने पूरी वीडियो सुनी तो आपको लास्ट में मैं टिप्स दूंगी, तो मैं यहाँ पे आपको टिप्स देती हूँ कि आप एग्जाम को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, जब आप एग्जाम करेंगे तो एग्जाम करने में जो भी पैटर्न आएगा उसे ही फॉलो कीजिएगा। यानी कि सबसे पहले आता है आपका जो आपकी रचनाएं हैं, मतलब आपको काव्य पंक्तियां दी जाती हैं जिसका आपको व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो व्याख्या कीजिएगा। वो व्याख्या मैंने सब पढ़ा रखी है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इस पेपर में तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये पेपर तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो अच्छे से उसे पढ़िएगा, समझिएगा। थोड़े थोड़े मैंने कहा है कि आपसे हिंट लीजिएगा और हिंट से समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए संदर्भ को वही लिखिएगा, और जहां तक मैंने पढ़ाया है तो उसी में आपको विशेषताएं भी आपकी सेम रहने वाली हैं, कुछ ज्यादा बदलेगा नहीं। प्रसंग आप थोड़ा सा समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा और लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी चॉइस होती है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका इससे तो नहीं आएगा, जिससे भी आएगा आगे बुक्स में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उसमें क्या कीजिएगा कि आप मोस्टली कोशिश कीजिएगा कि आप पहले पॉइंट्स लिखें, फिर पॉइंट को डिफाइन करें। मतलब सीधा सीधा लोग क्या करते हैं कि पॉइंट्स लिखते हैं, सीधा सीधा लिखते चल जाते हैं। नहीं, आप पहले, अगर जैसे आपसे विशेषताएं पूछी गई हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, तो आपसे विशेषताएं पूछी जाए तो पहले नंबर 1 करके आप नंबर 2 करके ये सब लिखिएगा, नंबर 3 करके। उसके बाद 1 2 3 इस तरीके से पॉइंट बना के लिखिएगा। उसके बाद देन आप 5 पॉइंट्स लिख देंगे। उसके बाद आप नंबर 1 डालेंगे और फिर इसका नाम डालेंगे, और उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे आप। ठीक है, एक ये चीज हो गई। नेक्स्ट देखिए कि मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम पेपर जब आप करते हैं ना, तो एग्जाम पेपर में क्या होता है कि आपसे ना इधर साइड, दोनों साइड ऐसे करके ना लाइन खींचेगा। आपसे बोल दिया जाता है कि आप लाइन मत खींचेगा, ये मत कीजिएगा, आप दोनों साइड लाइन खींचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच का हिस्सा ही रहेगा, उसमें आपको किस तरीके से करना है, जैसे आप यहाँ पे नंबर डाल के ही आंसर करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आप जो पेन का यूज करेंगे, जैसे यहाँ संदर्भ लिखा आपने, तो आप जो पेन का यूज करते हैं ना, तो आप जो पेन लेके जाएंगे, सबसे पहली चीज, जो भी आप पेन लेके जाएं उससे एक पेज की राइटिंग करके लेके जाएं। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे, एक पेज की राइटिंग करके लेके जाएंगे, जिससे जो पेन है थोड़ा सा मोटा चलेगा। ठीक, डॉट पेन का यूज मत कीजिएगा। पेन जो लेंगे अच्छे पेन लीजिएगा। ठीक है, और हाथ में कंफर्टेबल वाले पेन लीजिएगा, या तो जेल पेन का यूज कीजिए, पायलट पेन का यूज कीजिए, अच्छे पेन का यूज कीजिए, जिससे कि आपकी राइटिंग जो है ना थोड़ी सी मोटी है। मोटी राइटिंग आने के क्या बेनिफिट है, आपका जो पेज है वो ज्यादा घिरेगा। ठीक है, आपको लिखना कम पड़ेगा। आपको जो अपनी लिखाई में अंतर रखना है, कम से कम
एक उंगली रख के आप समझ लीजिए इतना गैप आपको दो अक्षरों के बीच रखना है। आप एक उंगली रख के देख लीजिएगा, ठीक है। अगर एक उंगली का अंतर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग मत कीजिएगा, बहुत बड़ा मत लिखिएगा। लेकिन आप अगर मोटे पेन से लिखते हैं, जेल पेन से लिखते हैं, तो उससे आपकी राइटिंग खुद से अच्छी आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, कहीं भी आपका गलत हो तो कट मत कीजिएगा, जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, ठीक है। ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ओवर राइटिंग करते हैं या कट करते हैं तो वहां पे एग्जामिनर की नजर एकदम जाती है, फिर वो आपका पूरा पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उम्मीद मत कीजिएगा। अगर या तो आपने बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ लिख रहे हैं तो वहां पे कट मत कीजिएगा, आप वैसे ही लिखा रहने दीजिए जैसे लिखा है, ठीक। दूसरी चीज, आप कुछ बच्चे मैंने ये देखा है एग्जाम देते हुए, क्योंकि जब मैं भी एग्जाम देती थी, कि ये जो हेडिंग होती है ना हमारी, ये जैसे हम संदर्भ प्रसंग वगैरह डालना है, हेडिंग डालते हैं, तो इसके लिए ना हम करते हैं स्केच का यूज, ब्लैक स्केच, ठीक है। मोस्टली बच्चे ब्लैक स्केच का यूज करते हैं, सॉरी, स्केच का यूज मत कीजिएगा, ठीक है। स्केच का यूज मत कीजिएगा। आपको किसका यूज करना है? आपको करना है मार्कर का यूज। किसका यूज करना है आपको? मार्कर का, ठीक है। मार्कर का यूज करना है। मार्कर मार्केट में मिल जाएगा आपको, 10 रुपए का मार्कर आता है, ठीक है। आप सारे एग्जाम दे देंगे 10 रुपए के मार्कर से, ठीक है। मार्कर लेके आइएगा, पतली नोक का मार्कर लाइएगा, ठीक है। लुएक्स नाम है शायद कंपनी का, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, तो उसके पेन भी आते हैं, लुएक्स नाम है ना, LAUXZ, यही है शायद, है ना। देख लीजिएगा आप। तो इस कंपनी का आपको मार्कर मिल जाएगा, बढ़िया मार्कर आता है, पतला आता है, और मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा इजीली, आपको किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाएगा, ठीक है। पतली नोक का होता है। आप चला के लेके आइएगा कि पीछे ना छपे, क्योंकि हम जैसे यूज करते हैं ना कि हम ब्लैक स्केच यूज करते हैं, वो हमारे बहुत सारे पेपर्स पे आ जाता है, ठीक है। मार्कर नहीं आएगा आपका, मार्कर आपका कभी भी ब्लैक पेपर पे पीछे पीछे नहीं आता है। या कैमल का ले लीजिएगा, कैमल का भी अच्छे हैं, ठीक है। कैमल के भी ले सकते हैं आप, कैमल के भी अच्छे आते हैं। मैं यही यूज करती थी ऑलवेज एग्जाम में। तो आप जब ये यूज करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपकी राइटिंग भी अच्छी आ रही है। हेडिंग जो है, अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते ना, अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप ले जाना भूल जाते हैं, या बीच में खत्म हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आपके संग है, तो आप क्या कीजिएगा, जो आपका ब्लैक जेल पेन है, ठीक है, ब्लैक जेल पेन है, उसे लेके जाइएगा। तो उससे ना डबल कर दीजिएगा, इसे लिखने के बाद ना इस पर डबल कर दीजिएगा, थोड़ा बड़ा लिखिएगा और डबल कर दीजिएगा, तो वो हाईलाइट हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। दूसरी चीज, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे कोटेशन में दी है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में दी है ना कोटेशन में, तो ये कोटेशन वाली चीजों को हाईलाइट करना है। यानी कि कोटेशन वाली चीजों को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो ब्लैक और ब्लू दोनों पेनों का यूज करें, अच्छे से क्लियरली समझाएं, ओवर राइटिंग कहीं ना करें। पेपर जिस पैटर्न में आता है उस पैटर्न में करें। पेपर आपका आएगा, पहले आपको व्याख्याएं करनी होंगी, ठीक है। पहले क्या करना होगा? व्याख्याएं करनी होंगी। व्याख्याओं के बाद आपके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं आपको, और उसके बाद आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। इस तरीके का कुछ आपका पैटर्न आता है, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोडेड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी तो आई थिंक कुछ जरूरत नहीं है। बाकी अगर कोई और टिप होगी वो भी मैं आपको जैसे जैसे वीडियोस बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में फिर से, अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं आपको टिप्स दे दूंगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना है, कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी आपको जानना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से मैसेज उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है, नंबर, तो आप वहां से मैसेज कर सकते हैं। चारू अग्रवाल नाम से ID मिल जाएगी, आप वहां पे मैसेज करके भी पर्सनली पूछ सकते हैं अगर आपको ग्रुप में नहीं पूछना तो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।